बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है? ओम्स लॉ। हाँ जी, आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए। उससे पहले जरा ये देखते हैं ये कानून किस हवाले से है। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दी थी कि भाई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो था, यानी इसमें करंट जीरो था। लेकिन जैसे ही मैंने तो इस कंडक्टर के अंदर नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मेटल की बात करें रैंडमली मूव कर रहे हैं कि अगर एक फ्लो जो है लेफ्ट टू राइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरा राइट टू लेफ्ट भी हो रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नेट फ्लो जीरो था, तो करंट भी क्या था? जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को किसके साथ जोड़ा था? एक सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ, जिसने क्या किया था? इस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा हो गई और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से करंट का फ्लो हुआ था फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल कन्वेंशनली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मैं आपको बता चुका हूं वो कहां से होगा? लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ। खैर, हमने ये देखा कि जैसे ही एंड्स पर क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। फर्ज करें इस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V हो और इसकी वजह से फ्लो होने वाला करंट हाई टू लो पोटेंशियल I हो। दो चीजें हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। भाई इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान कोई रिलेशन जरूर है, और उस रिलेशन को डिस्क्राइब किया ओम ने अपने कानून के अंदर, जिसको फिर हम नाम देते हैं ओम्स लॉ। तो भाई आपको पहले नंबर पे ये याद रखना है ओम्स लॉ किस हवाले से है। ओम्स लॉ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर के दरमियान रिलेशन के हवाले से ये कानून। आइए इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या कहता है ओम। स्टेटमेंट, हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट है द करंट कौन सा? पासिंग थ्रू कंडक्टर। द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से वाला पोटेंशियल डिफरेंस? अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी इसमें से गुजरने वाला करंट और इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये कह रहा है ओम। लेकिन यहां पे एक कंडीशन भी है जो आपको याद रखना है, बट कीपिंग द फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट। आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, अगर आप करेंगे तो I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ओम का कानून उबे होगा अगर आप फिजिकल स्टेट्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और इसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड हैं उस कंडक्टर से, यानी उसकी लंबाई वो भी तब्दील नहीं करनी, या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी तब्दील नहीं करना, तो फिर I और V एक दूसरे क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, ये होगी स्टेटमेंट। उसके बाद आप लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। कानून की मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है आपने।
वो उसी कानून से जैसा लिखा हुआ है वैसे हम मैथमेटिकली लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है कि करंट V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और साथ V वैसे ही आ जाएगा। तो ओहम ने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1/R से जाहिर किया। 1/R इनटू क्या आ जाएगा V। तो ये बन जाएगा भी V इज इक्वल टू R को I से ज़रब दें IR। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन अक्सर जो है हम कुछ इस तरह लिख देते हैं, I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने के बजाय हम लिख देते हैं V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ऐसा लिखेंगे तो फर्क क्या आएगा, फिर यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसमें फर्क आ जाएगा। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/R नहीं होगा, जैसे यहां 1/R आ रहा था। अब यहां पे 1/R नहीं बल्कि क्या आएगा, R आएगा। V इज इक्वल टू आ जाएगा IR। कहने का मतलब यह है कि आपने जो मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है वो V इज इक्वल टू IR बनानी है। जैसे यहां V इज इक्वल टू IR बना, यहां भी क्या बना, V इज इक्वल टू IR। तो अगर आप IV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/R होगा। अगर आप VI के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या लेंगे आप, R लेंगे। अब ये R है क्या, मैथमेटिकल फॉर्म तो आ गई। R क्या है, वेयर R is proportionality constant named as, हाँ जी, इसको क्या नाम दिया जाता है, named as resistance। क्या नाम दिया जाता है, resistance। तो आइए अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसके यूनिट को डिस्कस करते हैं और उसकी डिपेंडेंस को डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस का इन्हिसार किन पर होना चाहिए। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो फार्मूले में मौजूद जहां से निकला है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि आर वी के डायरेक्टली, आर आई के जो है वो डायरेक्टली, ये आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आर इस फार्मूले में क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि अगर आर इस फार्मूले में कांस्टेंट ना हुआ तो यहां ओहम लॉ ओबे नहीं होगा। हां जी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस वर्ड कहां से लिया गया, रेजिस्ट से। रेजिस्ट मीन रुकावट। तो यहां पे रेजिस्टेंस के जो मीनिंग बन रहे हैं वो बन रहे हैं रुकावट। रुकावट किसके लिए, अब यहां पे देखें जा कौन रहा है जिसके लिए रुकावट पैदा हो रही है, करंट जा रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस रुकावट है करंट के लिए। और ये रुकावट कौन पैदा करेगा, करंट किस में जा रहा है, कंडक्टर में। इसका मतलब कंडक्टर करंट के लिए जो रुकावट पैदा करेगा वो कंडक्टर की क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन होगी द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, यानी वो मुखालफत या वो रुकावट जो किसने मुहैया की, कंडक्टर ने, किसके लिए, टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहाव के लिए, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद फार्मूला लिख लेंगे रेजिस्टेंस का और यूनिट बना लेंगे। हाँ जी, फार्मूला मैं यहीं से बना रहा हूं, जो बेसिक फार्मूला होगा, R इज इक्वल टू V ओवर I। R इज इक्वल टू V ओवर I। और इसका SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट इसका ओहम होगा। साइमन ओहम के नाम से जो साइंटिस्ट है जिसका ये कानून है, उस कानून में ये कांस्टेंट आ रहा है प्रोपोर्शनैलिटी, तो उसके नाम से इस क्वांटिटी का यूनिट क्या बनेगा, ओहम। और ओहम किसके बराबर होगा, फार्मूले के हिसाब से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बटे एम्पेयर। ठीक है, जिसको सिंबॉलिकली इस तरह सिग्मा की फॉर्म में लिखा जाता है, वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, अब जरा ओहम को भी डिफाइन कर लेते हैं।
1 ओहम क्या है, 1 ओहम की डेफिनेशन या ओहम की डेफिनेशन यहीं से बना लेते हैं कि 1 ओहम कब होगा, जब कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और उसमें गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर हो, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओहम। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर will be 1 ohm if 1 ampere कितना 1 ampere current passes through the conductor when potential difference across the ends of conductor is 1 volt। ठीक है, अब मैंने वही बातें अल्फाज में कह दी कि अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, उस वक्त जब उस कंडक्टर की एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पेयर गुजर रहा है, तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर कितनी होगी, 1 ओहम। कितनी होगी, 1 ओहम। अब इसको फिर से लिख सकते हैं कि भाई ओहम बराबर है वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं डिपेंडेंस की बात कर लेता हूं, रेजिस्टेंस की। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इन्हसार किन बातों पे है। नंबर 1, हां जी, नंबर 1 डायमेंशन पे। ठीक है, डायमेंशन पे है। डायमेंशन से मुराद रेजिस्टेंस के फार्मूले में जो जो क्वांटिटीज आ रही हैं उनकी जब आप डायमेंशन निकालेंगे उसमें जो चीजें आएंगी उन पे आगे चल के हम देखेंगे, उसमें लेंथ आ जाती है, उसमें एरिया भी आ जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का इन्हसार लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी होता है।